हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियस मास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम देखेंगे मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये मास डिफेक्ट टर्म कहाँ से आई है, एटॉमिक मास क्या होता है और न्यूक्लियस मास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, हम देखते हैं न्यूक्लियस मास। न्यूक्लियस मास को टर्म को समझने के लिए मैं एक एटम बना रही हूं यहाँ पे। दिस इज एटम। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, अब इस पूरे एटॉमिक मास को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या है, जेड प्लस एन। यानी जो मास नंबर उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए क्या होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम मिला के क्या बन जाता है, ए। अब इस पूरे एटम का जो एटॉमिक मास है, अगर उसको हमने मान लिया एटॉमिक मास, इसको हमने मान लिया कैपिटल एन, लेट्स से। अब हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियस मास। तो आप क्या सोच सकते हैं इसको देखिए कि न्यूक्लियस का जो मास है वो कैसे निकल सकता है। एक बार देखिए, विचार कीजिए कि न्यूक्लियस का मास इस पूरे एटॉमिक मास में से कैसे बाहर आ सकता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, ये हमने एटम अज्यूम कर लिया। एटम के अंदर हमने बोल दिया कि इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके क्या है, चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस का मास हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे एटॉमिक मास में से। ये जो कंप्लीट एटॉमिक मास है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉनिक मास को हम घटा दें, इलेक्ट्रॉनिक मास किसको बोल रही हूं मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर इस पूरे एटॉमिक मास में से मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को घटा दूं, तो मेरे पास ये हिस्सा बच जाएगा। ये हिस्सा क्या है, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉनिक मास को मैं घटा दूं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यूक्लियस का मास बच जाएगा। ठीक है, हमें तो यही निकालना ना न्यूक्लियस मास। तो इसको मैथमेटिकल रूप में चलिए लिखते हैं, देखते हैं। तो मैंने एटॉमिक मास को क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे कैपिटल एम मान लिया। लेट से मैंने अपनी मर्जी से इसको कैपिटल एम बोल दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियस मास। तो न्यूक्लियस मास को मैंने अभी अभी क्या बोला है थ्योरेटिकल फॉर्म में, कि पूरे एटॉमिक मास में से इस इलेक्ट्रॉनिक मास को घटाना है, तब जाके ये इस हिस्से का मास बचेगा। तो ये हिस्सा क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो चलिए इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियस मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मैंने क्या बोला है, कैपिटल एम। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉनिक मास, इलेक्ट्रॉनिक मास। अब देखिए, न्यूक्लियस मास को मैं कैपिटल एम न्यूक्लियस लिख दूं, तो आप समझ जाएंगे ना इससे, न्यूक्लियस मास को मैंने किससे। अब ये कंफ्यूज मत होना कि आपने इसको भी कैपिटल एम बोल दिया और इसको भी कैपिटल एम, क्योंकि मैंने इसके नीचे सब्सक्रिप्ट लगाई है कैपिटल एम ऑफ न्यूक्लियस। इससे क्या देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। और इसको मैंने ओनली कैपिटल एम बोला है, जो क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कैपिटल एम। कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम, एम कैपिटल एम क्या है, एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉनिक मास। इलेक्ट्रॉनिक मास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मास, और इलेक्ट्रॉन्स का मास को किससे डिनोट करते हैं, एम ई से। ये हमारी क्या बन गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जेड प्रोटॉन्स होते हैं और एन न्यूट्रॉन्स होते हैं और ई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उसकी संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एटम में क्या होते हैं, जेड प्रोटॉन्स और एन न्यूट्रॉन्स, और ये जो जेड है, नंबर ऑफ जेड्स है, नंबर ऑफ जेड
इक्वल्स टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, m ही है, तो हम अभी अभी हमने देखा है नंबर ऑफ z इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो z इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, Zme। तो ये लिख लो यहां से, m ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस Zme। ये समझ में आ गया ना मैंने Zme कैसे लिखा। चलिए वापस से देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया हमारे पास, इस पूरे एटॉमिक मास में से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मास को घटा दूं तो अपने पास इस हिस्से का, ये हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास बच जाएगा और हमें निकालना भी न्यूक्लियस का मास ही है। ठीक है, तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी यहाँ से, m ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉनिक मास। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब ये जो m ही है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि जितने भी एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास me है तो इलेक्ट्रॉन्स तो काफी सारे हैं ना, ठीक है, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, me, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो z इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, z इलेक्ट्रॉन्स की जो मास होगा वो क्या होगा, me। चलिए मैं ये लिख लेती हूँ, नंबर ऑफ मास ऑफ z इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखो मास ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे निकालेंगे। अब ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, कैपिटल M माइनस Zme। ये जो कैपिटल M है ये क्या है, मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास है, तो ये क्या हो जाएगा, Z एटम के अंदर क्या है, Zmp प्लस Nmn। ठीक है, और ये माइनस क्या, Zme, और ये इसका माइनस Zme। अब ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू पूरे एटॉमिक मास में से उस इलेक्ट्रॉनिक मास को मैं घटा दे रही हूँ, तब ये आ रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस Zme। ठीक है, वो वहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब इससे मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी है, तो ये इक्वेशन कैसे लिखी है, ये जो है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर। अब देखना न्यूक्लियस मास कैसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी इसी से आता है, वो कैसे निकलेगा, ये वो चीज है, मैं आपको ये उस बाइंडिंग एनर्जी की तरफ लेके जा रही हूँ इस न्यूक्लियस मास से। तो ये जो कैपिटल M है इसकी वैल्यू ये कैसे लिख दी मैंने, कि एक न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एक प्रोटॉन का मास अगर Mp है, क्या है, वन प्रोटॉन मास इक्वल्स टू Mp, तो उसके अंदर तो Z प्रोटॉन्स है, तो Z प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, Zmp। अब प्रोटॉन्स के साथ साथ उसमें न्यूट्रॉन्स भी तो है, तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास n, सिमिलरली अगर एक न्यूट्रॉन का मास Mn है तो n न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, Nmn। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, अब जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से मैंने ये लिख दी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मास, यानी ये तो क्या है, इस न्यूक्लियस का मास, ये क्या बन गया, न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास कैसे, ये जो एटम, तो चलो ये है हमारा एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इस न्यूक्लियस का मास कैसे होगा, Zmp प्लस Nmn। कि प्रोटॉन का मास को अगर हम न्यूट्रॉन के मास के साथ मिक्स कर दे तो ये न्यूक्लियस का मास बन जाएगा। अब इसके अंदर इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूम रहे हैं, इनका मास भी तो जुड़ेगा, तो इसका मास क्या जुड़ गया, Zme। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा, और इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी। अब ये माइनस
ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ZME, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। आई थिंक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, तो फिर से देख लेते हैं। चलो, मैंने क्या बोला, मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है, न्यूक्लियस का मास निकालना है। न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, इस पूरे ये एटम का मास निकालना है। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये एटम, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस का मास क्या होगा, इस प्रोटॉन का अगर हम इसको ऐड कर दें तो इसके साथ, तो अगर मान लो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z है। तो एक प्रोटॉन का मास अगर MP है तो Z प्रोटॉन का मास कितना हो गया, ZMP। ये मैं सोच के बता रही हूँ आपको, थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ये चीज मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ये प्रूफ भी हो जाएगा, ये चीज इससे प्रूफ भी हो जाएगी कि ये जो अज्यूम कर रहे हैं हम वो सही है, ठीक है। तो ZMP प्लस NMN, इसको मैंने क्या बोल दिया, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें ये दिख भी रहा है, दिख कैसे रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर तो दो ही है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब इस न्यूक्लियस का मास निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके अंदर चीज ही दो है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उन दोनों का मास आएगा। एक प्रोटॉन का मास अगर MP है तो इस न्यूक्लियस के अंदर तो Z प्रोटॉन्स है, तो Z प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, ZMP। अब उसके प्रोटॉन के साथ साथ उसके पास न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो एक न्यूट्रॉन का मास अगर Mn है तो N न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, NMN। तो यहाँ से मैंने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से ये चीज लिख दी कि ये न्यूक्लियस का मास मैंने ये मान लिया, ये तो मैंने अपनी सोच से लिखा है। अब ये चीज इससे प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकली, ये तो हम सबको पता है ऐसा होता है। इस चीज को मैथमेटिकली भी तो प्रूव करना है ना, ताकि ये कॉन्सेप्ट आगे चले, इसको प्रूफ मिले, ठीक है। तो इसको साबित करने के लिए मैं ये एटॉमिक मास से इसको निकाल रही हूँ। तो ये चीज मैंने देख ली। अब मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या है, एटॉमिक मास। अब एटम के अंदर, ये तो न्यूक्लियस लिख दिया मैंने, ये अब एटम, ये पूरा एटम है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब जब एटॉमिक मास निकालना है तो ये न्यूक्लियस का मास तो हमारे पास है, अब इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मास को भी जोड़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मास कैसे, अगर इलेक्ट्रॉनिक मास कैसे होगा, M होता है इलेक्ट्रॉनिक मास, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास M ही है तो उसके अंदर क्या है, Z इलेक्ट्रॉन्स है, तो Z इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो जाएगा, ZME। तो इस एटॉमिक मास को मैंने क्या लिख दिया, ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि एटॉमिक मास किसका है, कंपोजिशन ZMP प्लस NMN प्लस ZME। ये आपको समझ में आ गया। इस पूरे एटम का मैंने कंबाइंडली मास ले लिया, इसका मास इसमें ऐड कर दिया, तो ये पूरे एटम का मास बन गया। अब जब ये मैंने इसमें पुट किया वैल्यू, तो जो ZME है वो ऑलरेडी इसके माइनस में है इस इक्वेशन से, तो मैंने ये कर दिया। अब आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है कि इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, कैंसिल कर दूंगी। जब इन दोनों को कैंसिल कर रही हूँ तो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस क्या बन गया हमारे पास, ZMP प्लस NMN। ये मैथमेटिकली क्या हो गया, जो हमने वो सोचा वो साबित हो गया। यही तो अजम्पशन लगा रहे थे ना हम कि न्यूक्लियस का मास कैसे निकल सकता है। निकालने से पहले, इसको मैथमेटिकली निकालने से पहले हमने ये सोचा कि भाई न्यूक्लियस का मास है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकल सकता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उनका मास को ऐड कर दो। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो मैंने प्रोटॉन्स के मास को भी ऐड कर दिया और न्यूट्रॉन्स के मास को भी ऐड कर दिया। तब मुझे पता चला कि हाँ, ये तो न्यूक्लियस का मास ऐसे निकलता है। अब इसको सही साबित करने के लिए कुछ एविडेंस भी तो होनी चाहिए हमारे पास। उस एविडेंस के लिए मैंने ये सारी मैथमेटिकल प्रूफ दिए है।
सो ये हमने कैलकुलेट किया है न्यूक्लियस का मास। अब इसके अंदर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये तो चलो साबित कर दिया मैथमेटिकली कि हमने जो ये सोचा था वो सही सोचा था कि भाई ऐसे ही निकलता है न्यूक्लियस का मास, कि पूरे आप एटॉमिक मास में से उसका इलेक्ट्रॉनिक मास उसका घटा दो, ठीक है। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये जो आ रहा था ना न्यूक्लियस का मास, इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस से कम आ रहा था, यानी एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या आ रहा था, कम आ रहा था इससे ZMP प्लस NMN से। ये इसमें कुछ कमी आ रही थी मासेस में, कि एक थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया कि जो न्यूक्लियस का मास है वो ZMP प्लस NMN आ रहा है, लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा और न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि जो न्यूक्लियस का जो मास, हमने इसका एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम आ रहा है प्रोटॉन्स के मास के और न्यूट्रॉन मास के, दोनों के सम के कम आ रहा है, ठीक है दोनों। अब चलिए इसको देखते हैं। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आए तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 8O16। अब इस 8O16 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 माइनस 8 कितने हैं, 8 है। इसका मास नंबर 16 है, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया प्रोटॉन्स, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इसके अंदर क्या है प्रोटॉन्स। तो 8 प्रोटॉन्स है तो इसका जो मास ZMP, ठीक है, यानी 8MP इसका क्या हो गया मास हो गया। फिर मैंने किया इसका न्यूट्रॉन्स है, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स बढ़ दिए, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स। फिर मैंने इसका जो क्या बनाया न्यूक्लियस बनाया। अब न्यूक्लियस के अंदर दोनों है 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने इंडिविजुअल मास कैलकुलेट किया और फिर मैंने इसका कंबाइंडली न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया। तो ये क्या है न्यूक्लियस ऑफ 8O16, इसका क्या है ये न्यूक्लियस है। अब जब मैंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा तो इन दोनों के मास में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। कमी अब होना तो ये चाहिए कि इन दोनों का मास मैंने दोनों को एड अप कर दिया, वो इसके इक्वल आना चाहिए क्योंकि इसी का तो न्यूक्लियस है। कि यानी जो मैंने ये देखा है प्रोटॉन का मास में मैंने ऐड किया है न्यूट्रॉन के मास में, वो क्या आना चाहिए कंबाइंडली इक्वल आना चाहिए इन दोनों के न्यूक्लियस के। ऐसा ही तो होना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली जब हमने न्यूक्लियस का मास देखा तो उसमें कुछ मास की डिफेक्ट आ रहा था, कुछ कमी आ रही थी, कुछ मास जो है वो गायब हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था। कैसे, जैसे जो न्यूक्लियस का मास है इन दोनों का कंबाइंडली जो न्यूक्लियस है वो कम आ रहा था इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस के सम से। जैसे मास ऑफ न्यूक्लियस is less than mass of ZMP plus NMN। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया था कि जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस की सम से। तो इसका जाहिर सी बात है कुछ मास तो गायब हो रहा है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है। तो वो जो गायब हो रहा है मास, जो डिसअपियर हो रहा है, उसको हमने क्या बोला है डेल्टा एम। डेल्टा एम को क्या बोला है मैंने, मास डिफेक्ट। इसी को क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये वो मास डिफेक्ट है कि जब न्यूक्लियस का मास जो है वो कम हो रहा है इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस के सम से। यानी इसका मास जो है, इसके जो कंबाइंड न्यूक्लियस का मास है उसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। उस कमी को ही मैंने क्या बोला है, मास डिफेक्ट। अब इसको चलिए लिखते हैं,
सो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू ZmP, इसका मास प्लस Mn माइनस डेल्टा M। यही तो इक्वेशन बनी। समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे बनी कि जो ये न्यूक्लियस का मास मैंने निकाला है और इन दोनों के मास जो इंडिविजुअल मासेस का मैंने सम किया है उसमें कमी आ रही है, यानी ये कम आ रहा है। इन दोनों के मासेस होना तो ये चाहिए कि इक्वल आना चाहिए, कि इन दोनों को जोड़ रही हूँ मैं, फिर इन दोनों का कंबाइंड न्यूक्लियस बना रही हूँ, तो मास तो इक्वल आना चाहिए ना दोनों का। अब जैसे ये है एक बोल ये ले ली मैंने, एक बोल ये ले ली। अब इन दोनों का मैंने इंडिविजुअल मास कैलकुलेट कर दिया, पहले इसका कैलकुलेट किया, फिर इसका कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों को एड अप कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इनका एक न्यूक्लियस क्रिएट कर दिया। न्यूक्लियस में मैंने रखा, इस बोल को भी रख लिया, इस बोल को भी रख लिया। अब फिर मैंने उस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया, तो क्या आ रहा था, मैंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जो मैंने इंडिविजुअल मासेस निकाले थे ना, इस बोल का फिर इस बोल का, फिर दोनों को एड अप किया, वो क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था इन दोनों के न्यूक्लियस के मास की। ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे पता चला कि कुछ मास में है वो कमी आ रही है, कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वो मास है जो गायब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उस मास को मैंने क्या बोला, मास डिफेक्ट बोला। ठीक है, द डिसअपियरिंग मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। अब इसको मैंने इस इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख रही हूँ, देखो कि जो मास न्यूक्लियस का मास है, पहले तो प्रोटॉन्स का मास लिख दिया, फिर न्यूट्रॉन का मास लिख दिया। इंडिविजुअल मासेस के सम से कुछ मास कम हो रहा है, ये जो कम हो रहा मास है वो क्या है, मास डिफेक्ट। तो ये मेरे न्यूक्लियस के मास की वो बन गई इक्वेशन। अब पहले क्या था और अब क्या है उस चीज को कंपेयर कर रही हूं मैं। पहले मैंने ये सोचा था, थ्योरेटिकली ये प्रूव भी किया था कि जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या होता है, ZmP प्लस NMN। बस मैंने इतना सोच के छोड़ दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना जो सोचे हमें वही हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए, तब हमें पता चला कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, कुछ मास की कमी भी आती है। जब दोनों न्यूक्लियस का मास जो होता है देखते हैं इंडिविजुअल के मासेस से कम हो रहा है, वो मास कहीं गायब हो रहा है, तो फिर हमने ये क्या ये इक्वेशन क्रिएट की। इसको क्या बोला मैंने, मास डिफेक्ट। अब आपको ये समझ में आ गई होगी इक्वेशन कैसे लिखा मैंने, न्यूक्लियस का मास कैसे लिखा, और ये सब मैं इक्वेशन क्या बना रही हूँ, डेल्टा M क्या है। आई होप ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि जब मैं न्यूक्लियस का मास निकाल रही हूँ तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास में से उसका इलेक्ट्रॉनिक मास को मैंने घटा दिया, तब जो उस छोटे से हिस्से का मास बचा उसको मैंने बोल दिया कि न्यूक्लियस का मास है, ऐसे निकाल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि जो न्यूक्लियस का मास है उसको कैसे निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने दोनों का मास को सम कर दिया और मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि भैया ऐसे निकलता है न्यूक्लियस का मास। ठीक है, फिर मैंने उसको उस इक्वेशन से प्रूव भी कर दिया कि ऐसे निकल रहा है। ठीक है, अब पर ये जो फिजिक्स में तो एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं ना, थ्योरेटिकली आप कितना कर लोगे। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो डेटा हमारे पास आता है उसी से साबित होती है चीजें। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि भैया ऐसा नहीं होता है, कुछ मास की जो है वो कमी आ जाती है जब हम दोनों का इंडिविजुअल मास कैलकुलेट करते हैं, फिर उनको एड अप करते हैं और फिर उनका न्यूक्लियस का मास देखते हैं कंबाइंड फॉर्म में, उसका न्यूक्लियस का मास निकालते हैं कंप्लीट का, उसके अंदर कमी आ जाती है। वो मास जो है न्यूक्लियस का मास वो कम हो जाता है दोनों की इंडिविजुअल मासेस के सम की। तो वो जो मास कम हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, मास डिफेक्ट बोल दिया। डेल्टा M से उसको मैंने डिनोट कर दिया और बोल दिया कि ये जो मास है डिसअपियर हो रहा है कहीं पे। ठीक है, तो उसको मैंने इस इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया और यहाँ से मैंने एक नई इक्वेशन बना दी न्यूक्लियस के मास की। तो इतना नोट डाउन कीजिए, ZmP प्लस ZmP प्लस NMN माइनस डेल्टा M। मैंने ये लिख दिया, यही तो इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे देखो ZmP क्या है 8mP, फिर मैंने लिख दिया NMN क्या है 8NN, MN N माइनस जो मास में जो कमी आ रही है वो डेल्टा M। अब डेल्टा M इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, ZmP प्लस NMN माइनस MM।
mn क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, mn इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको एक फॉर्म में और फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा m इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस n इक्वल्स टू क्या होता है, n इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास a माइनस जेड, यानी मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दूंगी तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, तो a माइनस जेड mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बन गया। तो कोई हमसे पूछे कि मास डिफेक्ट निकालना है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोई न्यूक्लियस दे दिया और हमें बोल दिया कि आप मास डिफेक्ट निकालो, जैसे ये ले लो एग्जांपल 8 और 16 का एग्जांपल ले लो, हमारे पास कुछ मासेस दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन में क्या मिलेगा, एमपी हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, mn हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा, और इस न्यूक्लियस का मास गिवन होगा। तो हमें बोलेगा कि मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट निकालने का मतलब क्या होगा कि उस द्रव्यमान में कितनी क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी उस मास में, न्यूक्लियस के मास में जो कुछ कमी आ रही है, जो कम पड़ रहा है दोनों के इंडिविजुअल सम के, वो निकालो। तो जो मास जो गायब हो रहा है वो निकालना है। तो डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, अब जेड एम पी फॉर्मूले में क्या रखेंगे अपन, जेड एम पी। जेड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8 एम पी। एम पी हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा तो एम पी की सीधी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है, प्लस फिर हमारे पास क्या मिलेगा, एन एम एन। एन क्या है, 16 माइनस 8 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 8। एम एन हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ध्यान रहे कि जो हमें क्वेश्चन में एमपी और एमएन की वैल्यूज क्या मिलेंगी, गिवन मिलेगी, और माइनस इस न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस का मास। तो ये सारी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट निकल जाएगा। ये मास डिफेक्ट तभी निकलेगा जब अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और डेल्टा एमएन की वैल्यू क्या है जो फॉर्मूला याद रहेगी। इसको याद रखने की नीड ही नहीं है, आप एक बार समझ लोगे तो ये एज इट इज आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। अगर याद भी नहीं है तो ऐसे सोच लो, मान लो सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एक न्यूक्लियस बना लिया, ये क्या है, एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, मैंने बना लिया एटम, ठीक है। मुझे पूछा है न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास क्या बता दिया मैंने, ZMP प्लस NM है, मतलब जितने उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनका मास और उनके न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, दोनों बता दिए मैंने। तो वो हो गया हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फिजिक्स तो एक्सपेरिमेंट्स पे बेसिस पे चलती है। तो एक्सपेरिमेंट्स किए तो मुझे पता चला कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो रहा, मास में कुछ कमी आ रही है, यानी कुछ मास डिफेक्ट हो रहा है। तो मुझे ये टर्म याद करनी पड़ेगी, जब एक्सपेरिमेंट किया तो मास में कमी आ रही थी। कमी कैसे आ रही थी, उनका जो न्यूक्लियॉन्स का जो इंडिविजुअल मासेस का जो सम है वो न्यूक्लियस के, उनके न्यूक्लियस के मास से कम आ रहा था, कुछ मास गायब हो रहा था। तो मैंने वो इक्वेशन कैसे लिख दी, वो जो गायब हो रहा था मास उसको मैंने बोल दिया डेल्टा एम। फिर मैंने ये इक्वेशन बनाई कि न्यूक्लियस का मास क्या बोला था, पहले ZMP बोला था, फिर उसका NMN बोला था, कि यानी जितने उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसका मास और जितने उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका मास, ये मैंने सोच लिया। फिर हाँ, किसी ने बोला था कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उससे उसके मास में कमी आ रही थी, मतलब डिफेक्ट हो रहा था, कुछ मास जो है वो गायब हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था। तो मैंने उसको डिसअपियरिंग मास को डेल्टा एम बोल दिया। तो यहाँ से मैंने इसको घटा दिया, तो ये क्या बन गया, मास ऑफ न्यूक्लियस। सिंपल है, याद रह गया ना। अब ये तो मास ऑफ न्यूक्लियस बन गया। अब डेल्टा एम क्या हो गया, डेल्टा एम को इधर लेके आओ। डेल्टा एम है क्या चीज, मास डिफेक्ट, तो डेल्टा एम को मैं इधर लेके चली गई, तो ये क्या बन गया, ZMP प्लस MN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये जो कमी है वो कमी ऐसे ही तो निकलेगी कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये इक्वेशन बन गई। ये जो क्या है, ये फॉर्मूला है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। इसी से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया आपको 8O16 की बात नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा के देख लो, उसमें आप इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो। और आपको क्वेश्चन में अगर MP और MN की वैल्यूज आपको याद नहीं है तो वो क्वेश्चंस में गिवन मिलेंगे आपको। बस उसमें रखना क्या है, उसके प्रोटॉन्स की वैल्यूज रखनी है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखनी है। मासेस आपको ऑलरेडी गिवन रखे हैं, आपको प्लस माइनस करके इसका कैलकुलेशन करके मास डिफेक्ट निकालना है, बस सिंपल हो गया।
हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियर मास और इसका एटॉमिक मास। अब हम देखेंगे ये जो मास है वो एनर्जी में कैसे टर्न हो रहा है, वो देखेंगे। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस की वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड अभी हम क्या देख रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिस एनर्जी से एक दूसरे से बाइंड अप हो रहे हैं, जिस एनर्जी से एक दूसरे के साथ में चिपके हुए बंधे हुए हैं, जिनको स्टेबिलिटी मिल रही है, वो एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड अप द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, वो क्या है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अब हमने क्या देखा, जो न्यूक्लियॉन्स का अलग अलग मास है वो उसके न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आ रहा है, यानी न्यूक्लियस का मास जो है वो उसके अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के मास से कम आ रहा है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, डेल्टा एम मास डिफेक्ट बोला। और द वेरी फेमस आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से हमें पता चला कि जो मास को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मास है वो उसका जो डेल्टा एम है, वो डेल्टा एम उसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में, बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, वो रिलेशन कौन सा होता है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे m जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा m में। m को डेल्टा m ले लिया और mc स्क्वायर। तो ये जो E है वो क्या बन गया, E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। ये डेल्टा m यहाँ पे क्या है, मास डिफेक्ट। जो मास कम हो रहा था ना, जो गायब हो रहा था मास, वो उसको मैंने बोल दिया डेल्टा m। अब वो कन्वर्ट हो रहा है सीधा एनर्जी में, एक मास सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। वो किससे हो रहा है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से। मैंने ये देख लिया, E इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा mc स्क्वायर। ये क्या बन गया, EB। यही तो बाइंडिंग एनर्जी बन गई इसकी, कि ये जो न्यूक्लियस है जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर, वो उसकी क्या बन गई, बाइंडिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला क्या हो गया, EP इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं इस प्रीवियस इक्वेशन से। डेल्टा m E इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा mc स्क्वायर। ये क्या बन गई, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी तो तब बनेगी ना जब इसके अंदर डेल्टा m की मैं वैल्यू पुट करूंगी। तो डेल्टा m की वैल्यू आपको याद नहीं हुई अभी तक, क्या था, ZMP प्लस NMN माइनस डेल्टा m। ये था कि न्यूक्लियस का जो मास है वो इन दोनों के इंडिविजुअल मासेस से कुछ कम आ रहा था। वो कुछ कम क्या है, डेल्टा m है। अब यहाँ से डेल्टा m मैं निकाल रही हूँ अगर, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो है वो एज इट इज उठा के मैं यहाँ रख दूंगी। ये इक्वेशन आपको याद हो गई होगी, ठीक है। हमने इतनी बार पढ़ ली, इतनी बार इसका एक्सप्लेनेशन दे दी, मैंने इसको रिवाइज भी करा दिया बीच में 2 बार। तो इसमें रखूंगी मैं ये EB यानी बाइंडिंग एनर्जी। अब डेल्टा m की वैल्यू रखूंगी यहाँ से, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर यहाँ से। तो ये क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मास डिफेक्ट के फॉर्मूले से ही आता है। जो मास डिफेक्ट है कैसे एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमने आइंस्टीन्स के मास एनर्जी रिलेशन से देखा कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है। m को मैंने डेल्टा m बोल दिया है, यहाँ पे डेल्टा m क्या है, वो डिफेक्टिव मास है। डेल्टा m की वैल्यू ये होती है और यहाँ से मैंने जब वैल्यू रखी तो ये
मेरे पास क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे ये Mn जो है, अब इसको एक और वे में लिख सकते हैं, Eb इक्वल्स टू ZMP प्लस N क्या होता है, A माइनस जेड Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला है इसी वे में, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको डायरेक्टली मास ऑफ प्रोटॉन गिवन रहता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन रहता है, मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन रहता है। बस हमें क्या करनी रहती है, कैलकुलेशंस करनी रहती है और हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी रहती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये IIT जैम में भी आते हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, CSIR नेट में तो यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं आता है, क्यू वैल्यू का क्वेश्चन जरूर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी का कर्व कैसे बनता है और बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड जो PYQs हैं गेट में और IIT जैम की और CSIR नेट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।